नए हफ्ते की दमदार शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार और जैसा रहा दमदार पिछला हफ्ता वैसा ही इस बार भी शुरुआत होने के पूरे आसार। एसजेएक्स निफ्टी 150 अंकों के उछाल के साथ। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि इस हफ्ते की क्या रणनीति होनी चाहिए, आज बाजार कौन सी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं और ये जो ढेरों स्टॉक्स फोकस में आ रहे हैं, आपको अपनी नजर कहां पर बनानी है। तो सर शुरुआत करते हैं आज के एक्शन की। बताएं आज सुबह के ट्रिगर्स क्या हैं। बेहद दमदार शुरुआत के आसार हैं। दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन मजबूती के संकेत और भारतीय बाजार भी तेजी के साथ शुरुआत करने के पूरे संकेत दिखाते हुए दिख रहे हैं। डाउ में लगाए नया रिकॉर्ड एक बार फिर से मतलब लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजारों में नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखा है। अब S&P भी वापस से एक नए रिकॉर्ड पर पहुंचता हुआ दिखा है। अच्छी बात है कि नैस्डैक में भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखा है। वैसा ही माहौल फिर से आपको SGX निफ्टी में भी दिखेगा। 15,000 के बेहद करीब है। एशिया के बाजारों में भी तेजी का रुझान आपको नजर आएगा। 15,000 के पार निकलता हुआ SGX निफ्टी। सोना भी मजबूती दिखा रहा है। 3 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ $1830 के करीब हो चुके हैं दाम। नतियों के लिहाज से भरपूर एक्शन वीकेंड पर रहा है और अल्ट्राटेक सीमेंट, नवीन फ्लोरिन ये बढ़िया नतीजे पेश करने वाले रहे। तो साथ ही बंधन बैंक के रहे कमजोर नतीजे। तो नतीजों पर पूरा रिएक्शन, पूरा एक्शन आज आपको देखने को मिलेगा। नहीं सिर्फ आज बल्कि ये पूरा हफ्ता दीप रहेगा नतीजों के नाम पर, जहां नतीजों के लिहाज से बड़ा हफ्ता है। बहुत ज्यादा नंबर्स हैं जो आने वाले हैं और उसमें एक बात और, इन नतीजों के बीच आपके लिए सबसे बड़ी चीज है वो ये कि इस बार गुरुवार को है वो बाजार की छुट्टी और ऐसे में बुधवार को होगी हफ्ते की एक्सपायरी। तो एक छोटा हफ्ता लेकिन एक्शन है भरपूर और बहुत बड़ा। तैयार हो जाइए जी। बिल्कुल सर, तो आने वाले 4 दिनों के ट्रेडिंग एक्शन पर तो हमारी नज़र रहेगी ही, पर एक बार ये ग्लोबल क्यूज समझाएं सर, क्योंकि डाउ पर रिकॉर्ड्स की हैट्रिक लगते हैं देखिए। और वैसे देखें तो डेटा काफ़ी खराब आया था। जो अप्रैल महीने का एम्प्लॉयमेंट डेटा है, नई जॉब्स काफ़ी कम थी अनुमान के मुताबिक। अगर देखें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़कर आया है, पर इस खराब न्यूज़ से बाजार खुश हुए हैं। ये कैसा एक्शन रहा अमेरिकी बाजारों में, ये थोड़ा समझाएं सर। वो एक गाना है या कहावत है, मुझे नहीं पता यार, अगर आपने सुना होगा दीप, वो कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, राइट। मतलब खुशी है तो उनको खुशी सेलिब्रेट करनी है तो पीना ही पीना है, और गम है तो गम भुलाने के लिए। यही हाल अमेरिका के बाजारों का। अल्टीमेटली पीने के लिए आपको पैसा चाहिए, तभी आप खरीदेंगे पिएंगे। वही हाल अमेरिकी बाजारों का है। खुशी है तो भी तेजी करनी है और अगर कुछ खराब खबर है तब भी तेजी करनी है, क्योंकि पैसे जेब में बहुत हैं। सेम सिचुएशन है, एग्जैक्टली सेम। क्या हो रहा है देखिए, कभी ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में ओवर हीटिंग है, बड़ा दम है और उसकी वजह से ब्याज दरें कम करनी पड़ सकती है या जल्दी कम हो जाएंगी, ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती है या जल्दी से बढ़ाई जाएगी। तो लगता है अरे वाह इकोनॉमी तो बहुत बढ़िया है, मजेदार चल रही, चलो तेजी करते हैं। और कभी ऐसा लगता है कि जॉब डेटा खराब आए हैं और मामला ठीक नहीं है, अरे वाह चलो तेजी करते हैं, ब्याज दरें बहुत देर तक कम रहेंगी। मतलब आपको करनी तेजी है, बहाना आप ढूंढ लेंगे। हर इकोनॉमिक डेटा में सबसे खास बात ये होती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हर एक डेटा का 2 अलग-अलग तरह का विश्लेषण होता है। अब आप किस साइड पर हैं और ये किस साइड पर आपको होना चाहिए, ये इकोनॉमिक डेटा डिसाइड नहीं करते हैं। ये डिसाइड करता है जेब में आपके पैसा कितना है और आपका वो पैसा लगाने का मन है क्या, जो कि अमेरिका के इन्वेस्टर्स का है। और इसीलिए जब खबर ये आती है कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, ब्याज दरें बढ़ सकती हैं क्योंकि इकोनॉमी में ओवर हीटिंग है, तो उन्हें लगता है बढ़िया है, कंपनियां कमाएगी, ज्यादा कमाई होगी, लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो ही तो होनी चाहिए। इसी दिन के लिए तो हमने लिक्विडिटी दी थी, इसी दिन के लिए तो हमने ब्याज दरें नीचे रखी थी। अब बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ के दम पर सब आगे बढ़ते हैं, तेजी हो जाती है। दूसरी तरफ जो कल हुआ वीकेंड पर कि बेरोजगारी 10 लाख की नौकरियों की उम्मीद थी 2.5 लाख। कोई और समय होता मंदी के माहौल में तो दीप आप है ना डाउ 200, 500, 700 पॉइंट लुढ़क जाता आराम से कि भाई अरे इतने खराब बेरोजगारी के आंकड़े। अब लेकिन मूड तेजी का है तो उसमें भी लोग मौका ढूंढ रहे हैं। जेनेट एलन ने कहा ब्याज दरें बढ़ सकती हैं तो उसमें भी तेजी का मौका ढूंढ रहे हैं। कल भी ऐसा ही हुआ कि आप बस तेजी करनी है क्योंकि अभी लंबे समय तक ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं, इकोनॉमिक डेटा खराब है, तो ठीक है चलिए जैसा है वैसा ही माहौल चलता रहेगा। और वैसे माहौल का मतलब ये है कि ब्याज दरें नीचे रहेंगी, पैसा बराबर सिस्टम में बना रहेगा, लिक्विडिटी निकलेगी नहीं और बस फिर आसान पैसा कहाँ बनता है।
स्टॉक मार्केट में। ऐसी गलतफहमी है और वो गलतफहमी सही साबित होती दिख रही है अब तक तो। और इसीलिए न सिर्फ अमेरिका में डाउ ने लगातार तीसरा दिन हाई बनाया, आप देखिए S&P भी फिर से हाई पर पहुंच गया, जो कि ब्रॉडर इंडेक्स है, ज़्यादा कंपनियां उसमें शामिल है। तो ओवरऑल कुल मिला के मामला सिंपल है, जब तक जेब में पैसा है, जब तक अमेरिका में लिक्विडिटी है और जब तक ब्याज दरें नीची है, तब तक आप बाजारों को ऊपर जाते हुए देखेंगे और हर गिरावट में खरीदारी आते देखेंगे। एक और मजे की बात बताऊं दीप, जिस दिन जेनेट येलन ने कहा कि ओवर हीटिंग है, उस दिन बॉन्ड यील्ड घटे थे, जबकि उस दिन कायदे से बॉन्ड यील्ड बढ़ने चाहिए। कल जब इकोनॉमी के डेटा खराब है तो बॉन्ड यील्ड घटने चाहिए थे, कल बॉन्ड यील्ड बढ़े हैं, हल्के से बढ़े हैं। तो पॉइंट ये है कि मार्केट कुछ और सोचता है, हम कुछ और सोचते हैं। सिमिलर सिचुएशन यही है। अगर आप फ्रैंकली मैं बताऊं कि अगर आप जनरल न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, अपने यार दोस्तों से बात कर रहे हैं, जो कि आमतौर पर वीकेंड में आप फुर्सत में करते हैं, या अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, या अगर आप 5-15 व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो मैं आपको कसम से कह रहा हूं, आप एक शेयर खरीद नहीं पाएंगे, एक शेयर खरीद नहीं पाएंगे। जिस तरह का माहौल देश भर में कोरोना को लेकर है, जितनी खबरें, मतलब पता नहीं ये पॉजिटिविटी रेट जो बताते हैं 5%, 10% कहाँ से, मैं तो जिनको सुनता हूँ, जो आदमी जाकर टेस्ट करा के आता है वो पॉजिटिव होकर आता है, वैसी सिचुएशन है। सो पॉइंट क्या है कि मार्केट की चाल अपने हिसाब से है और हकीकत अलग तरीके से। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि इतना बुरा हाल है कोरोना का, फिर मार्केट क्यों बढ़ रहा है, वजह क्या है? ये सब गलत है। अब आप और मैं कौन है जो ये डिसाइड करेंगे मार्केट जो कर रहा है वो गलत है या सही है? जो इसका एक ही सिंपल, जो मार्केट कर रहा है वो सही है, और क्यों है उसका रीजन समझिए। आप और मैं शायद पास्ट देख रहे हैं, प्रेजेंट देख रहे हैं, लेकिन मार्केट फ्यूचर देखता है। अब वो फ्यूचर देखने में हमेशा एक मतलब वो कहते हैं ना कि गलती होने की संभावनाएं हमेशा होती है। जब भी आप किसी, अगर मैं भी ये कहूंगा कि आज मार्केट में ये होने वाला है या कल ये होने वाला है या इस स्टॉक के बारे में, अब आप पास्ट बताएंगे 100% सही बताएंगे, प्रेजेंट बताएंगे हो सकता है ठीक ठाक सा बता दें, सही भी बता दें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर आप जब भी कहेंगे, जब भी बताएंगे, कहीं न कहीं एग्जैक्टली वैसे तो होने के चांस होते नहीं है, कम या ज्यादा हो सकता है। और ये बाजार की टेंडेंसी है, बाजार हमेशा फ्यूचर पर ट्रेड करता है, आगे का सोच कर ट्रेड करता है। शायद बाजार की कलेक्टिव सोच में यह है कि आगे चलते हुए चीजें बेहतर हो सकती है, होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आगे चलते हुए शायद ये भाव ना दिखे, या फिर अगर बाजार में पैसा है और वो पैसा लगने को तैयार है तो तेजी होनी चाहिए। अब इसमें यह भी हो सकता है कि आगे चलते हुए बाजार की जो सोच है वो गलत साबित हो जाए, कोरोना ज्यादा भारी हो जाए, दूसरी तीसरी लहर की जो बातें कर रहे हैं, यू नेवर नो क्या होगा। लेकिन इस वक्त जो बाजार की सोच है वो ये है, वो प्रेजेंट के बजाय फ्यूचर को तरफ देख रहे हैं और उस वजह से तेजी होती दिख रही है। तो अल्टीमेटली हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी चिंताएं, कोरोना से हमारी जंग वो एक तरफ है, वो लड़नी है और उसी तरीके से लड़नी है। वो जो माहौल है उसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग स्क्रीन के बाहर रखें, अदरवाइज शायद आप वहां हेल्थ में नुकसान करेंगे, यहां वेल्थ में नुकसान करेंगे। तो दोनों को सेपरेट करके देखना बहुत जरूरी है। जैसा हम कहते हैं ना कि आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अलग रखो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अलग रखो, वैसा ही इस वक्त माहौल जो है उसमें आपका हेल्थ पोर्टफोलियो अलग तरीके से हैंडल होना चाहिए और वेल्थ पोर्टफोलियो अलग तरीके से हैंडल होना चाहिए। अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों जगह नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो कम से कम हेल्थ, कोरोना जो आपके हाथ में एक लिमिट तक ही है, लेकिन वेल्थ आपके हाथ में 100% है, आप सही डिसीजन ले सकते हैं और उस पर फोकस करना बहुत जरूरी। तो पूरा जो मिसमैच है कोरोना का और मार्केट का वो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। इसके पास इसका किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। जी दीप। बिल्कुल सर, और मुझे याद है कि हर गिरावट पर आपकी भी यही राय रही है कि बाजार पर भरोसा रखिए और गिरावट को एज अ मौका देखिए। पिछले हफ्ते स्पेशली इस समय जब हम बात कर रहे थे तो एक बड़े गैप डाउन का डर था, उस पर भी आपने कहा था कि खरीदारी करें। उसी से रिलेटेड एक सवाल है सर कि हमने देखा कि बाजार ने कई बार जो 14,250 14,300 के करीब अहम सपोर्ट आ रहा है उसको डिफेंड करा है और वहां से हमने देखा पिछले हफ्ते तो एक बढ़िया रैली बनी है। पर ये 14,950 15,000 का स्तर एक रेजिस्टेंस रहा है। फिलहाल हम SGX निफ्टी को भी 15,000 पर देख रहे हैं। तो क्या इस बार फाइनली बाजार इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जा सकता है और सस्टेन कर सकता है? क्या ऐसे आसार समझे जिस तरह से ग्लोबल क्यूज का सहारा है? आसार हैं, होगा, देखना पड़ेगा, पता नहीं, 100% कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता। यह आपके सवाल का जवाब है। आसार क्यों है पहले वो बता दूं। देखिए हुआ क्या है, हम लगातार 14,000 बॉटम हमने जो बनाया है ना इंट्राडे में 14,150 का बनाया है।
क्लोजिंग बेसिस पे हमारा बॉटम है 14,294 का, उसके नीचे हम बंद नहीं हुए। सो बेसिकली मैं 14,150 से 14,400 इस रेंज को समझता हूं नीचे की तरफ सपोर्ट है, ठीक है। और ऊपर की तरफ 14,800 से 15,050 ये 250 पॉइंट की रेंज है जो ऊपर रुकावट है। 14,150 से 14,400 ये 250 पॉइंट की रेंज नीचे सपोर्ट है, ठीक है। इसके बीच में हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ये पूरा ग्राउंड है आपका, इधर गोल करो या इधर गोल करो, दोनों तरफ नहीं होता, बॉल बीच में आ जाती है वापस, एग्जैक्टली वो हो रहा है। इस बार आसार क्यों ज्यादा है उसका एकमात्र कारण है 15,044 का हाई बनाया हमने, ठीक है, और वहां से नॉन स्टॉप करेक्शन दिया। 15,044 का हाई बनाया हमने 29 अप्रैल को दी, ठीक है। 29 अप्रैल से हम नॉन स्टॉप गिरे और गिरकर आए 14,416 पर। 14,416 से इस बार रिकवर है। तो इस बार पहली बार पिछले 3 गिरावट के कंपैरिजन में ऐसा हुआ कि हमने लोअर लो नहीं बनाया। हमने इंट्राडे में 14,150 का लो नहीं तोड़ा, 14,149, और इंट्राडे में हमने क्लोजिंग बेसिस पर 14,294 की क्लोजिंग उसके नीचे की नहीं दी। ये एक अच्छा संकेत है कि क्लोजिंग बेसिस पर और इंट्राडे बेसिस पर हमने लोअर लो नहीं बनाया। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे 2 चीज चाहिए। 14,900 के ऊपर की क्लोजिंग, बहुत नजदीक की मांग रहा हूं, ज्यादा दूर की नहीं मांग रहा हूं, 15,000 के ऊपर है एसजीएक्स निफ्टी। मैं ये चाहता हूं खाली 14,900 के ऊपर आप एक बार बंद हो जाएं, तो ब्रेकआउट का पहला संकेत आएगा। और वो मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि 29 अप्रैल को 14,894 की हाईएस्ट क्लोजिंग आपने दी थी, उसके ऊपर की एक क्लोजिंग दे दें, या इंट्राडे में आप 15,044 का जो हाई बनाया था उसके पार निकल कर टिक जाए। तो या तो आप 15,050 को पार करके टिक जाए और इंट्राडे में 15,150, 15,200 तक जाने की कोशिश करें, उसके बाद आज जरूरी ना आज हो, कल परसों 2 दिन है आपके पास में एक्सपायरी के पहले, वहां हो जाए, या फिर आप 14,900 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे। और इस बार चूंकि आपने लोअर लो बनाया इसलिए संभावना यह है कि बाजार ऐसा कर सकता है। पहली चीज, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, ग्लोबल मार्केट्स पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं फंडामेंटली भी और रिकॉर्ड बनाने के लिहाज से भी। तो आपको अमेरिका से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा एक और बड़ा कारण है दीप, जिसकी वजह से पिछले पूरे हफ्ते में लगातार तेजी की बात कर रहा था, मैं आपको ये कह रहा था कि तेजी होगी, भरपूर होगी। तीसरा बड़ा कारण जो है दीप वो ये कि अभी भी एफआईज जरूरत से ज्यादा लॉन्ग पोजीशन पर नहीं बैठे हैं और वो अब भी खरीदेंगे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। पिछला पूरा हफ्ता हमने लोअर पुट कॉल रेशियो को एक ही बात को पकड़कर, भाई आपको पकड़ में आ जाए एक ही चीज और उसके दम पर आपका प्रॉपर एनालिसिस हो जाए तो इससे ज्यादा आपको 25 चीजें देखने की जरूरत नहीं है। तो 3 दिनों तक आपको लोअर पुट कॉल रेशियो पर तेजी मिल गई। उसके बाद से हम लगातार कह रहे हैं कि एफआईज की जो लॉन्ग पोजीशन है वो बहुत लोअर लेवल पर, अब भी 53% ही इंडेक्स लॉन्ग है, यानी कि अभी भी एफआईज की तरफ से लॉन्ग पोजीशन बढ़ाने की गुंजाइश है। और जो एक हफ्ते पहले, पिछला हफ्ता छोड़ दीजिए, उसके पहले जो एफआईज की बिकवाली का दबाव था वो बिकवाली का दबाव कम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दिल खोलकर खरीद रहे हैं, ढेर सारा खरीद रहे हैं, लो 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 लो, वैसा नहीं हो रहा, लेकिन कम से कम बेचना बंद किया है। और बाकी तो हमारे ट्रेडर संभाल लेंगे, हमारे लोकल फंड संभाल लेंगे, आप बेचो मत। अगर उन्होंने बेचना बंद भी किया ना तब भी बाजार बढ़ सकते हैं। तो ये 4 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से आप बाजारों को इस बार कोशिश करते हुए देख सकते हैं कि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर आए। फिर भी हर बार ये होता है जब हायर एंड पर आते तो उम्मीदें बहुत जगती कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, और वहां से करेक्शन आता भी है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन पॉइंट ये 14,850, 15,050 ये 200 पॉइंट की रेंज, या 14,900, 15,100 समझ लो, ये 200 पॉइंट की रेंज कंजेशन जोन है, हमेशा वहां पर रुकता है। इस बार क्या अलग होगा वक्त बताएगा। 60-40 चांस है, 60% चांस है कि हम ट्रेडिंग रेंज को पार करने की कोशिश करें, 40% चांस है कि हम यहीं से घूम जाएं। देखते जो होगा देखा जाएगा, स्क्रीन पर होगा, यही होगा, इसी मार्केट में होगा, और जब होगा हमें पता चलेगा, तब की तब देखी जाएगी। जी दीप। चलिए सर, 60-40 के ऑड्स ही सही, बट एटलीस्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड है। देखते हैं कि ये ओवर द वीक सुधरते हैं कि नहीं। पर एक सवाल हफ्ते के लिए भी था, आज के संकेतों की बात करें सर उससे पहले इस हफ्ते के लिए आपका फोकस किधर रहेगा, क्योंकि एक मिड वीक हॉलीडे भी आने वाली है, कहां पर आपका फोकस बना रहेगा सर? मेरा फोकस गुरुवार को ही है, छुट्टी पे ही, मिड वीक हॉलीडे मोस्ट वेलकम लेकिन उससे पहले इसमें कोई डाउट नहीं है, फोकस 2 चीजों पर है। पहला कमोडिटीज और कमोडिटीज और कमोडिटीज, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है मतलब कि क्या हो रहा है दुनिया में। आपको पता है आयरन ओर के दाम आज 10% बढ़े हैं चाइना में, 10%। बिल्कुल। तब ये क्या पागलपन है? कोई कमोडिटीज इस तरह से बढ़ सकती है? अमेजिंग। मतलब मैंने दीप मेरी लाइफ में 3 बड़े बुल रन देखे हैं कमोडिटीज में, ये ऐसा पागलपन तो पहले भी नहीं देखा।
कि इस तरीके से ऐसे भागे कि मतलब आज आपने नहीं खरीदा तो कल मिलेगा ही नहीं। मतलब स्टॉक्स में हो सकता है समझ में आता है, लेकिन कमोडिटीज जो इंटरनेशनली ट्रेडेड है, सप्लाई कहां से कब आएगी वो आपको पता नहीं। उसके बावजूद तो गजब की तेजी चल रही है, और इसलिए फोकस दो ही जगह रखना है। पहला माफ कीजिएगा, कमोडिटी वाले स्टॉक्स। अब कमोडिटी वाले स्टॉक्स में मेटल, आयरन और माइनिंग से जुड़े हुए सारे शेयर ये तो है ही है। उसके अलावा सॉफ्ट कमोडिटीज जिसमें आप चाय, कॉफी, शक्कर, मतलब जूट, यान, अरे क्या क्या नहीं, मतलब जो आप नाम ले, मैं भूल भी रहा हूँ बहुत सारे नाम, सब में तेजी का बड़ा माहौल है। तो कमोडिटीज चाहे वो सॉफ्ट कमोडिटीज हो चाहे मेटल्स हो, भरपूर तेजी। एक सोना नहीं चल रहा था, देखिए वो भी चल पड़ा, $1830-40 आ गया। तो कमोडिटीज में भरपूर तेजी है, पहला ट्रेड वहीं पर है। दूसरा ट्रेड जो है आपका दीप, वो है पूरे मिड कैप शेयरों में। दीप आप देख लीजिए, और मैं लगातार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये मिड कैप शेयरों में वो कुंभ का मेला लगता है ना 12 साल में, जिसमें आपने डुबकी लगा ली तो ठीक, नहीं तो फिर 12 साल बाद इंतजार करना। बीच बीच में छोटे मोटे लगते रहते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बड़ा वाला मेला जो लगता है ना, वो तो 12 साल में एक ही बार लगता है। ये 12 साल वाला मेला लगा हुआ है, लगा लो डुबकी। मतलब, और ये मार्च अप्रैल का महीना हम लगातार कह रहे थे, थोड़ा बहुत अब जून तक अगर जो नतीजे एक्सटेंड होंगे, चूंकि सेबी ने नतीजे के लिए 1 महीना एक्सटेंशन दे दिया है कि अब आप 30 जून तक नतीजे पेश कर सकते हैं मार्च वाले। तो ये नतीजे जो आते रहेंगे ना, जब तक कि लॉकडाउन एक्सटेंशन की जो खबरें आ रही है, अगला क्वार्टर कैसा होगा क्या होगा पता नहीं, उसको लेकर चिंताएं जो है, उससे पहले जब तक ये जो तेजी चल रही है, कम से कम मुझे लगता है कि मई के 15-20 दिन जो और बचे हैं, इसमें अभी भी मिड कैप शेयरों में भरपूर तेजी होगी। तो मिड कैप शेयरों में आपके लिए पूरे मौके नंबर 2। तीसरा मौका बनेगा आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स के लिहाज से। तो इसलिए अगर इंडेक्स आपका निफ्टी यहां आके रुक भी जाए, क्या फर्क पड़ता है, रुक जाने दो। अगर मेरा पॉइंट ये कि बहुत खराब नहीं होना चाहिए। अगर 15,050 के आसपास आकर वापस थोड़ा करेक्शन हो जाए, 14,500-600 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडेक्स से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रेंज बाउंड है। लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको रिजल्ट सीजन में मिलेगा ही, मिलता ही है, वो तीसरी चीज है। तो ओवरऑल दीप बहुत क्लियर कट है, फोकस पूरा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर रखिए, कमोडिटीज पर रखिए, पैसा वहीं बनेगा। बिल्कुल सर, तो मिड कैप स्मॉल कैप की थीम तो आप बता ही रहे हैं, अप्रैल की शुरुआत से वहीं पर फोकस है, स्पेशली कमोडिटीज, अक्रॉस कमोडिटी यूनिवर्स जबरदस्त मौके मिलेंगे। तो आइए कुछ और ही ऐसे मौकों के बारे में हमारे गेस्ट से भी जानेंगे, पर सर आज के संकेत पहले समझ लेते हैं, आज के क्यूज क्या बता रहे हैं? ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईज के नेगेटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार, सेंटीमेंट और ट्रेंड तीनों न्यूट्रल है। अब आप बोल रहे होंगे अरे इतना ऊपर तो आ गए ट्रेडिंग रेंज के ऊपर, फिर न्यूट्रल क्यों? 14,900 के ऊपर की क्लोजिंग करवा दीजिए आप, मैं न्यूट्रल से पॉजिटिव हो जाऊंगा ट्रेंड के लिहाज से, पहली चीज। अब आइए डे सपोर्ट जोन, 14,775, 14,825 दिन के लिए आज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ये टूटना नहीं चाहिए, टूटेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी लोअर साइड पर एक रेंज और आपके हाथ में होनी चाहिए, और वो होगी 14,650 से 14,725। ऊपर में 14,900, 925 की रेंज है, शायद उसके आसपास हम खुलने चाहिए। 15,000 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है, 50 पॉइंट की प्रीमियम निकाल दें तो 14,950 होता है। मेरे हिसाब से 14,900, 925 के आसपास खुलना चाहिए, खुलने के लिए वो रेंज ज्यादा ठीक लग रही है। फिर उसके बाद 14,975, 15,050 इस रेंज में आएंगे, वहां एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचना चाहिए, क्योंकि 15,050 से 15,150 में वो रेंज समझता हूं जहां पर रुकावट आनी चाहिए। ये हायर रेंज की तरफ हम जा रहे हैं। बैंक निफ्टी 32,575, 32,775 दिन का सपोर्ट जोन है, इसके नीचे नहीं जाएंगे। फिर भी जो मजबूत खरीदारी की रेंज है 32,200 से 32,275 की है, इस पर फोकस करें। ऊपर की तरफ 33,250, 33,450 ये डे हायर रेंज है, और 33,625 से 33,775 ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। तो जो रेंज की बात हम निफ्टी पे हायर रेंज के तौर पे कर रहे हैं ना, 15,050 के आसपास, डीप वो लेवल बैंक निफ्टी पर 33,700, 33,800 की रेंज में आता है। 33,700, 33,800 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होगा तो फिर बैंक निफ्टी भी आपको बड़े ब्रेकआउट के संकेत देगा। तो बैंक निफ्टी में इस रेंज पर, इस बड़े जोन पर आपको फोकस करना है। जी दीप। क्लियर है सर, तो बड़े जोन्स निकल कर आ रहे हैं जहां पर फोकस करना है। दिन के लिए क्या रेंज है आज के लिए सर? दिन के लिए दीप जो रेंज है उसको ऐसे देखें, 14,825, 14,925 दिन की छोटी रेंज है, 14,775, 14,975 दिन की मीडियम रेंज है,
और 14,725 से 15,050 दिन की बड़ी रेंज को मानकर चलें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 32,775 और 33,250 ये दिन की छोटी रेंज है। 32,575 33,450 दिन की मीडियम रेंज है और 32,450 से 33,725 ये बैंक निफ्टी के लिए बड़ी रेंज मानकर चलें। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 51% से बढ़कर 53% हुई है, अब भी बहुत कंफर्टेबल रेंज में है। एफआईज को अब भी अपनी और लॉन्ग पोजीशन बढ़ानी ही पड़ेगी, इन लेवल पर वो नहीं रह सकते ज़्यादा देर, स्पेशली ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल को देखते हुए। पुट कॉल रेशियो बहुत कंफर्टेबल है, 1.30 से 1.33, कोई दिक्कत नहीं। विक्स घटकर आया है जो आपको और तेजी की तरफ संकेत दे रहा है। 6% 5.5% विक्स का घटना अच्छा संकेत है दीप। क्लियर है सर। तो ये तो रही पूरी पोजीशनिंग और रेंजेस के सवाल। अब एग्जिस्टिंग पोजीशंस के बारे में समझाएं सर, क्या करना चाहिए आज? अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है स्टॉप लॉस रखिए आप 14,700 पर, इंट्राडे भी क्लोजिंग बेसिस पर भी एक ही स्टॉप लॉस, और बैंक निफ्टी पर आपका इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही लिहाज से स्टॉप लॉस होगा 32,675 का। ये दो स्टॉप लॉस आपके लिए हो गए निफ्टी की और बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन पर। शॉर्ट पोजीशन के लिए मैं इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर दोनों पर स्टॉप लॉस अलग अलग दे रहा हूं, और वो इसलिए दे रहा हूं कि आप गैप से खुल रहे हैं तो गैप से खुलते, अदरवाइज तो आपका शॉर्ट कट जाएगा। तो आपका शॉर्ट कहां कटे वो देखना जरूरी। तो अगर इंट्राडे में स्पॉट लेवल पर निफ्टी 15,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो आप अपना शॉर्ट काटिए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर आपको 14,900 के ऊपर अगर बंद हो आज बैंक निफ्टी तो आप एग्जिट कर जाइए। अब आइए बैंक निफ्टी 33,300 थोड़ा दूर है 400 पॉइंट, लेकिन यही स्टॉप लॉस सही है आपके लिए। 33,300 के ऊपर इंट्राडे स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन अगर 33,000 के ऊपर ही बंद हो जाए दिन के दौरान घूम फिर के 33,000 के ऊपर बंद हो तो शॉर्ट काट लीजिए। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से रखिए। छोटा स्टॉप लॉस रखना है इंट्राडे में तो आप 14,900 और 33,000 इंट्राडे का भी वही रख लीजिए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ये है और इंट्राडे के हिसाब से अलग, इस पर ध्यान रखना है। क्लियर है सर। लेवल्स क्लियर निकल कर आ रहे हैं जहां तक बाजार के एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए सवाल है। नई पोजीशंस कैसे बना रहे हैं सर? निफ्टी खरीदिए 14,725 के स्टॉप लॉस के साथ दी 14,900 925 दो छोटे टारगेट यहां पर हम खुलेंगे। 14,975 15,040 बीच में चाहें तो एक 15,000 और डाल दें आपकी सुविधा के लिए। 14,975 15,000 15,040 ये तीन टारगेट आपके लिए निफ्टी पर हो गए अगर आप निफ्टी करते हैं खरीदारी। तो 15,040 50 पार करके निकलेंगे तो 15,100 150 होता है वो अगला टारगेट होता है, लेकिन तब तक आपको एक मिल जाएगा ब्रेकआउट 15,050 के पार। तो वो आज तो उम्मीद मैं कम कर रहा हूं, हो जाए तो बहुत बढ़िया। कभी कभी है ना ऐसी चीज़ों में गलत पड़ने में भी कोई नुकसान नहीं है कि 15,050 के ऊपर का ब्रेकआउट मिल जाए आज ही, संभावना कम है, मिल जाए तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ 15,040 तक के टारगेट के लिए 14,925 14,975 15,000 15,040 ये चार टारगेट आपके हो गए निफ्टी पर खरीदारी के लिए आज से। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 14,975 15,000 के आसपास से मूड बनाएं, शॉर्ट करने का माहौल देखें। 15,050 के आसपास लेवल ठीक है, जितना उसके नजदीक बेचेंगे ठीक है, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर कॉन्ट्रा कॉल लेने की हिम्मत चाहिए आपको, है ना। वो हिम्मत लेके अगर आप बेचेंगे तो 15,150 का आपको रखना है स्टॉप लॉस, और नीचे का जो टारगेट आपका बनेगा 14,925 14,900 14,825 तीन ही टारगेट दिए, ज्यादा दिए नहीं मैंने, ठीक है इतने काफी है। हफ्ते की शुरुआत है, पहला दिन है ना, अगर ये मिड वीक होता तो टारगेट में बढ़ा देता, तो अगर वहां से करेक्शन आया तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब आइए बैंक निफ्टी 32,675 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है बैंक निफ्टी पर इंट्राडे के लिहाज से। 33,175 33,250 छोटे टारगेट है, 33,450 33,625 मीडियम टारगेट है, 33,725 33,775 फाइनल टारगेट है। ये है रेंज जो मैं 15,050 15,150 की रेंज जो मैं निफ्टी पे बोलता हूं ना अटकने की, वही बैंक निफ्टी पर अटकने की रेंज 33,700 33,800 की निकल कर आती क्लोजिंग बेसिस पर। तो क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप 15,050 के ऊपर बंद हो और 33,800 के ऊपर बंद हो, नया हाई बनाएगा दोनों ही, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। 15,050 के ऊपर आप बंद होंगे तो पूरी संभावना है कि फिर आप नए हाई की तरफ बढ़े 15,431 की तरफ।
अगर 33,800 के ऊपर आप बंद होते हैं बैंक निफ्टी पे, तो फिर पूरी संभावना है कि बैंक निफ्टी भी पूरी लीडरशिप लेके और आगे बढ़कर लाइफ हाई की तरफ बढ़ेगा। ये 2 लेवल क्लोजिंग बेसिस पे जरूर आप ध्यान में रखिए। जी दीप, ये तो होगी आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों दे दिए बस, ठीक है, हाँ दे दिए। बिल्कुल सर, तो ये तो रहा पूरा लेवल्स का सवाल। नई पोजीशंस आज कैसे बनानी है सर? बैन लिस्ट हमने देखा है लगातार बढ़ती हुई दिख ही रही है। आई थिंक बैंक निफ्टी की सर सेल पोजीशंस रह गई, बैंक निफ्टी की सेल पोजीशंस भी बता दीजिए सर। मन नहीं हो रहा होगा, ऐसा लगा होगा कि देने की जरूरत नहीं है, लेकिन है, बिल्कुल है। बैंक निफ्टी बेचने की जगह भी है, दीप दे सकते हैं वहां पर। 33,450 से मन बनाना है आपको, क्योंकि देखो छोटी रुकावट का लेवल 33,500 है। जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं बैंक निफ्टी पे, वो 33,450 के आसपास बेच सकते हैं, लेकिन बहुत सही जगह जहां आपको बेचना ही बेचना चाहिए वो 33,625 से 33,775, ये 150 पॉइंट की रेंज है जहां पक्के तौर पर बेचना है। ज्यादा बेच सकते हैं आप 3-4 लॉट, तो फिर 33,450 से ही शुरू कर दो। एक वहां बेच दिया, 625 पे दूसरा, 725 पे तीसरा, 775 पे चौथा, 4 बेच दीजिए। स्टॉप लॉस 33,850 का लगा लीजिए। नीचे में फिर जो टारगेट बनेंगे 33,500, 33,300, 33,200 और 33,025, ये 4 टारगेट के लिए करिए बिकवाली बैंक निफ्टी में, आराम से करिए बिना खौफ के। क्लियर है सर। तो बेचने का भी मौका मिलेगा, ऐसा ही नहीं कि वन वे मूव आएगी, दोनों तरफ के मौके मिल सकते हैं और बेचने के लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसा मैं कह रहा था सर, बैन लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। अब 4 स्टॉक्स हैं बैन में, सन टीवी, टाटा केमिकल्स, BHEL ऑलरेडी बैन में थे, नैल्को आज नया स्टॉक जुड़ गया है। डेटा भी समझाएं सर, FIs का डेटा क्या कह रहा है? एक दिन की खरीदारी के बाद हमने फिर कैश में बिकवाली देखी है, पर क्या समझें फंड्स के डेटा से? अच्छे नहीं तो बुरे भी नहीं है, मतलब मैं अच्छे तो नहीं बोलूंगा, है तो हल्के नेगेटिव साइड पर ही। 1143 करोड़ की कैश में बिकवाली की है और 285 करोड़ के बेच दिए साहब इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स। तो नेट आप ये समझिए 1400-1500 करोड़ की स्टॉक्स में बिकवाली की है। सामने 400 करोड़ के इंडेक्स खरीदे जो कि छोटे हैं। इंडेक्स जो खरीदे इसमें इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बनाई है FIs ने। सो पॉइंट ये है कि सिंपल सा कि बहुत ज़्यादा मतलब कोई ऐसा एक्शन FIs की तरफ से है नहीं, बिकवाली की तरफ ही है। लेकिन बढ़िया बात है कि घरेलू फंड ने बड़ा खरीदारी का आंकड़ा दिखाया है, 1468 करोड़। पता नहीं, मेरे ख्याल से कोई वो शायद SBI लाइफ शुक्रवार को थी या पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या उस वजह से कोई बड़ा खरीदारी का आंकड़ा आया है। लेकिन अगर जो आंकड़ा आया है वो जितना FIs ने बेचा उसके सामने उतना ही स्टॉक्स घरेलू फंड ने खरीद लिए, नेट बराबर हो गया। और दूसरी तरफ फिर ट्रेडर्स हैं जो खरीदारी के मूड में, वो पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए ओवरऑल डेटा खराब है नहीं। अब आइए वायदा कारोबार, पुट कॉल रेशियो 1:33 पर कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया, कहीं कोई ओवरबॉट नहीं, ओवरसोल्ड भी नहीं तो ओवरबॉट भी नहीं। तीसरी चीज में जो दीप आई है, जो सबसे बढ़िया चीज है, अब आज आपके लिए 14,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा गैप से खुलने के बाद। 14,800 के पुट पर 22 लाख शेयर है, कॉल्स में 20 लाख शेयर है और पुट में 18 लाख शेयर जुड़े थे शुक्रवार के सेशन में। अच्छी बात दीप ये दिख रही है कि आमतौर पर ना वीकली सीरीज के बाद जब मैं आता हूं तो मेरे को डेटा बहुत कम होता है, मुझे मजा नहीं आता सोमवार को डेटा एनालिसिस करने में, क्योंकि कम। आज डेटा बहुत है, अच्छे डेटा है। 14,800 पे बराबर पोजीशन बनी है पुट कॉल में, 14,900 पे 17 लाख है, उसके ऊपर निकलेंगे। अगर 15,000 हमने पार कर लिया दीप और टिक गए तो आप सोचो 70-75 लाख शेयर ऑलरेडी निफ्टी के कॉल्स में जो शॉर्ट हो जाएंगे और वो शॉर्ट कवरिंग को सहारा देंगे। तो एक चीज अच्छी दिख रही है अभी डेटा के लिहाज से, आप मुझे पूछेंगे तो 14,800, 15,000 ये निफ्टी की 200 पॉइंट की रेंज हो गई जिसमें निफ्टी को ट्रेड करना है। अब आइए आप बैंक निफ्टी में, फिलहाल जो डेटा के लिहाज से 15,000 पार करके टिक पाना आसान काम नहीं है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है पुट में, कॉल्स में माफ कीजिएगा 25 लाख शेयरों का। लेकिन वही है कि हर एक लेवल को बाजार पार करता है, कभी न कभी तो करता है। अगर आज किया, टिका, बंद हुआ तो कहना ही क्या, फिर तो आप लाइफ हाई की तरफ बढ़ेंगे, और नहीं तो ये रुकने के लिए परफेक्ट जगह। तब आपकी रेंज 14,800, 15,000 की हो जाएगी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 33,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 33,000 के पुट पर 6 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 8 लाख शेयर हैं, जिसमें से 5 लाख शेयर शुक्रवार को जुड़े हैं। आज सुबह सुबह ये भगदड़ मचाएंगे, शॉर्ट कवरिंग करने के लिए भागेंगे। अरे हमें तो ऐसा लगा था सोमवार को कुछ न कुछ खराब खबर सुनने को मिल जाएगी, और उस लिहाज से थोड़ा कॉल बेच कर जाते हैं। 33,000 की कॉल में बेचने में क्या हर्ज है, कौन सा नुकसान है? लेकिन नुकसान होगा, क्योंकि 33,000 के ऊपर खुलने की चांसेस दिख रहे हैं।
और तब आपके लिए थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आने के संकेत मिलेंगे। तब आपके लिए रेंज ऊपर की तरफ 33,500 तक की खुलेगी और नीचे 32,500 के आसपास वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से मजबूत सपोर्ट है। तो ये हो गया आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा दीप। बिल्कुल सर, तो क्लियर है और शायद एक और बड़ा अटेम्प्ट बन सकता है। देखते हैं 33,000 के पार और 14,900 15,000 के पार आप निफ्टी बैंक निफ्टी को होल्ड करते हुए देखते हैं कि नहीं। इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, ढेरों स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करनी है। आइए हमारी रिसर्च टीम के साथ जुड़ते हैं। कुशल, मानसी, देवांशी और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले कैश स्पेस से आज जो नतीजे आने वाले हैं वहां पर नजर रखिए, जिसमें वेंकीज इंडिया, इंटेलेक्ट, डिजाइन एरिना, जीएमसी प्रोजेक्ट्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स जो हैं शामिल रहेंगे। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां पर इनके जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उसमें ट्रेडिंग आज बंद होगी। इनफैक्ट यहां पर जो पार्टली पेड अप शेयर की पहली किस्त के लिए 12 मई जो है वो रिकॉर्ड डेट उसकी तय की गई है और अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास ये शेयर है तो 17 से 31 मई के बीच आपको 314 रुपये 25 पैसे की पहली किस्त जो है जमा करनी होगी। अरविंद फैशंस शेयर धारकों को 10 मई से लेकर यानी आज से लेकर 24 मई तक 65 रुपये प्रति शेयर के पार्टली पेड अप शेयर जो है उसकी किस्त जमा करनी है। साथ ही आरती ड्रग्स, यहां पर इनका बाईबैक आज बंद होगा। 1,000 रुपये प्रति शेयर पर यह बाईबैक रखा गया था और कुल साइज 60 करोड़ का था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नंबर्स बेहतर साइड पर देखने को मिले हैं। कंपनी का अगर आप ब्याज से आए देखें तो 15% बढ़कर 1960 करोड़ पर आई है और कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उसमें सुधार आता हुआ दिखा है। 4.18% से घटकर 4.15% जो है कंपनी की जीएनपी आए हैं और कंपनी के मुनाफे में 78% की बढ़त के साथ 128 करोड़ पर इनका मुनाफा भी दर्ज हुआ है। डीसीबी बैंक नंबर्स कमजोर साइड पर देखने को मिले हैं। एसेट क्वालिटी में हमें गिरावट देखने को मिली है और कंपनी का मुनाफा भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, करीब 19% की बढ़त रही है और ब्याज से आय में यहां पर सरप्राइजिंगली 4% का फॉल देखने को मिला है 311 करोड़ पर। तो डीसीबी बैंक थोड़े से कमजोर साइड पर नंबर्स हैं, पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स बेहतर साइड पर है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे। स्पेशली बैंक स्टॉक्स पर फोकस करना होगा। वरिंदर बंसल भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे रिजल्ट एक्स्ट्रा में बाकी नतीजों पर क्या नजर है। पर मानसी भी हमारे साथ तैयार हैं कुछ और खबरें और नतीजे बताने के लिए। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। कैश स्पेस की 6 कंपनियों के नतीजे हैं मेरे पास। कैथलिक सीरियन बैंक से शुरुआत करेंगे। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 75% की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। हालांकि कंपनी के प्रोविजंस जो हैं वो 112 करोड़ से 71 करोड़ पर जाते हुए दिखे हैं। तिमाही आधार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जीएनपीए 1.7% से 2.6% रहे हैं, वहीं नेट एनपीए 0.6% से 1.17% पर जाते हुए दिखे हैं। घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिखी है। 60 करोड़ का घाटा जहां पर देख रही थी, 43 करोड़ का मुनाफा कंपनी सालाना आधार पर देख रही है। शेषशाही पेपर्स, यहां पर कंपनी के आय और मुनाफे में तो बढ़त दिखी है, लेकिन मार्जिन आप देखिए 20.15% से 10.5% पर जाते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा करीब 47% की गिरावट दिखा रहा है, हालांकि मुनाफे में 36% की बढ़त और आय में 3% की बढ़त हमने देखी है। नितिन स्पिनर्स, कंपनी के दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। कंपनी की आय करीब 35% बढ़ी है। कंपनी का मुनाफा 6.5 करोड़ से 43 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। मार्जिन 14.3% से 20%, वहीं कामकाजी मुनाफे में तो 92% तक की बढ़त देखने को मिल चुकी है। कंसाई नेरोलैक सालाना आधार पर नतीजे जो हैं अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी की आय में 35% तक की बढ़त दिखी है। 59% का अपटिक कामकाजी मुनाफे में, 12% से 14% पर मार्जिन जाते हुए दिखे हैं और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर करीब 89% तक की बढ़त देखने को मिली, जबकि अनुमान 119 करोड़ का था। 123 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। 2 सेगमेंट है इनके, डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल, दोनों में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ इस तिमाही देखने को मिली है। कंपनी ने कुछ प्राइस इंक्रीज किए हैं और फर्दर भी प्राइस इंक्रीज की यहां पर संभावना दिख रही है। 4 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। अंत में गोदरेज एग्रोवेट और ईआईएच लिमिटेड, दोनों कंपनी के नंबर्स कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। गोदरेज एग्रोवेट आय में करीब 10% की गिरावट, मार्जिन 7.8% पर इंटैक्ट रहे और मुनाफा 8% गिरा है। वहीं ईआईएच लिमिटेड, यहां पर भी कंसोलिडेटेड नंबर्स जो है कमजोरी की तरफ दिख रहे हैं। रेवेन्यू करीब 47% गिरे हैं और मुनाफा जो है यहां पर कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। करीब 33 करोड़ का मुनाफा जहां देख रही थी, 48 करोड़ का घाटा इस तिमाही कंपनी को हाथ लगा है। बिल्कुल, तो अर्निंग्स के लिए है बिजी पीरियड और ढेरों स्टॉक्स आज अपने नतीजों पर रिएक्ट करेंगे। कुछ खबरों वाले शेयर्स के बारे में भी जानते हैं देवांशी के साथ। गुड मॉर्निंग देवांशी।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज लैब इस पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे डीजीसीआई ने कोरोना के खिलाफ एक और दवाई को मंजूरी दे दी है। डीआरडीओ से मिलकर या कोलैबोरेशन में उन्होंने ये दवाई बनाने की मंजूरी दे दी है। डॉक्टर रेड्डीज इस दवाई की उत्पादन करती हुई दिखेगी और ये दवाई जो है वो पाउडर फॉर्म में होती हुई दिखेगी, तो इसके चलते ज़्यादा प्रोडक्शन होता हुआ दिखेगा और ज़्यादा मरीजों तक पहुँचती हुई दिखेगी। आप देखिए 1 महीने में ये दवाई बाजार में लॉन्च होने की योजना डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से, तो ये काफ़ी पॉजिटिव खबर डॉक्टर रेड्डीज के लिए भी बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज पर नजर कीजिए, जहां पे नतीजे और बोनस शेयर जारी करने के लिए बोर्ड की जो बैठक थी वो अब टलती हुई दिखी है। पहले 11 मई यानी कि कल इस बोर्ड की बैठक होने वाली थी, लेकिन अब इसकी जगह पे 18 मई को बोर्ड की बैठक होगी। कोविड से जुड़े हुए कुछ रीजंस है, इसके चलते ये बोर्ड बैठक टली है। वेल्सपन इंडिया, मैं आपको बता दूं, ये हमारा SIP स्टॉक भी था, रिकमेंड किया था, लेकिन 14 मई को नतीजों के साथ साथ अब बायबैक पर भी कंपनी फैसला लेती हुई दिखेगी, तो इस पर नजर कीजिए। इसके अलावा टाटा मेटालिक्स, इस पर भी नज़र रखनी है, जहां पे आप देखिए टाटा मेटालिक्स, वेल्सपन कॉर्प, श्रीकलाहस्ती पाइप्स, ये सारी जो कंपनीज हैं इस पर नजर आएगी। सरकार ने जितने भी सीमलेस ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं, इन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाई थी वो अब एक्सटेंड कर दी है, 31 अक्टूबर तक ये एक्सटेंड कर दी है। इसके चलते ये पॉजिटिव जो खबर है ये सारी कंपनीज पर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हुए दिखेगी। इसके अलावा आप देखिए आज सन फार्मा एडवांस रिसर्च यानी कि स्पार्क, इस पर भी नज़र रखनी होगी, जहाँ पे 12 मई को कंपनी की बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहाँ पे इक्विटी और वारंट्स जारी करने पर कंपनी का जो बोर्ड है वो फैसला लेती हुई दिखेगी। इसके अलावा कई सारी कंपनीज हैं जहाँ पे कोविड के चलते शटडाउन्स होते हुए दिखे हैं। सबसे बड़ा हीरो मोटोकॉर्प और मारुति, ये दोनों कंपनीज ने फैसला लिया है, उन्होंने अपना जो लॉकडाउन है या कामकाज जो बंद रखा है वो एक्सटेंड कर दिया है अब 16 मई तक। मारुति ने भी अपना जो कामकाज उन्होंने या शटडाउन किया था वो 16 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। TTK प्रेस्टीज, इनका भी यही कहना है कि तमिलनाडु में जो लॉकडाउन चला है इसके चलते 10 से 24 मई तक वहाँ पे जो कामकाज है वो बंद रहेंगे। टाटा मेटालिक्स, महिंद्रा हॉलीडेज, डेल्टा कॉर्प, ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे कामकाज पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा, तो ये सारी कंपनीज पर आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, और हमने देखा भी है कई राज्यों ने अपने लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस, कर्फ्यूज बढ़ाए हैं, तो उसका प्रभाव आप बाजारों पर आते हुए देखेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही है। दिग्गज HDFC लिमिटेड यहाँ पर असेट क्वालिटी और डिसबर्समेंट दोनों लिहाज से अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस को जो है नतीजे पसंद आए। CLSA आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 3000 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो जेफरीज सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, इन्होंने खरीदारी की राय दी है 3300 रुपए के लक्ष्य के लिए, 2490 के आसपास की क्लोजिंग है। इसके अलावा मैक्वायरी भी देखें तो ये कह रहे हैं कि स्टॉक के वैल्यूएशंस भी आकर्षक हैं, लेकिन सबसे कम जो लक्ष्य दिए हैं वो गोल्डमैन सैक्स ने दिए न्यूट्रल की राय के साथ 2753 रुपए पर लक्ष्य को इन्होंने बरकरार रखा है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि नतीजे जो है ऑपरेशनल फ्रंट पर जो है अनुमान से बेहतर देखने को मिले। CLSA आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 7500 रुपए के लक्ष्य के लिए, 6505 रुपए के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 8000 रुपए के लक्ष्य के लिए, लेकिन जेफरीज इस स्टॉक पर ज्यादा बुलिश नजर नहीं आ रहे, सिर्फ इन्होंने होल्ड की राय दी है 6200 रुपए के लक्ष्य के लिए, जो कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे है। डाबर यहाँ पर भी नजर रखनी होगी, नतीजों के बाद 2 दिग्गज ब्रोकरेज हाउस के डाउनग्रेड आते हुए दिखे हैं। HSBC ने जो है रेटिंग खरीदारी की राय से बदलकर होल्ड की दी है, लक्ष्य 630 से काटकर 580 कर दिया है। JP मॉर्गन देखिए ओवरवेट की रेटिंग को बदलकर न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, और इन्होंने भी देखिए लक्ष्य में करीब 30 रुपए के आसपास की कटौती की है, रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। और ये कह रहे हैं कि मार्जिन के फ्रंट पर देखें या फिर आय ग्रोथ के फ्रंट पर अगर आप देखें तो नतीजा अनुमान से कमजोर है और आगे जाकर भी कुछ ग्रोथ के ड्राइवर्स विजिबल नहीं आ रहे, जिसके चलते देखिए रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। बंधन बैंक यहाँ पर प्रोविजनिंग बढ़ते के चलते जो मुनाफे पर एक दबाव देखने को मिला है। CLSA ने जो है रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर अभी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य में 90 रुपए की कटौती की, 300 रुपए का लक्ष्य दिया है। जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखें, हालांकि लक्ष्य इन्होंने 470 से घटाकर 400 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर 503 से लक्ष्य को घटाकर 460 कर दिया है, हालांकि खरीदारी की राय को उन्होंने बरकरार रखा है। और सबका मानना ये है कि अगर हर फ्रंट पे अगर आप देखें तो नतीजे हल्के कमजोर नजर आ रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। CLSA ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, खरीदारी की राय को बदलकर अभी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, हालांकि लक्ष्य देखिए
₹50 से बढ़ाकर करीब ₹59 के आसपास कर दिया। हालांकि करीब ₹60 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। वहीं गोल्डमैन सैक्स लंबे समय से स्टॉक पर बेरिश है। इन्होंने अभी भी बिकवाली की राय दी और लक्ष्य काफी नीचे का दिया, ₹30 के आसपास का। और ये कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग लिहाज से अगर आप देखें तो नतीजे बेहद कमजोर देखने को मिले। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यहाँ पर देखिए जेफरीज होल्ड की रेटिंग को बदलकर अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, यानी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है और लक्ष्य काफी काटा है, ₹3,200 से काटकर ₹2,300 कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय को बदलकर अब अंडरवेट की रेटिंग दिया है, 2725 से लक्ष्य को हटाकर ₹2700 कर दिया है। दोनों ने जो है रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और ये कह रहे हैं कि मौजूदा भाव के अगर हिसाब से अगर आप देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आकर्षक नजर नहीं आ रहा है। अंत में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी आपको नजर रखनी होगी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है ₹625 के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कर्मचारी खर्च में बढ़ोतरी के चलते जो है नतीजे थोड़े से अनुमान से कमजोर देखने को मिले। हालांकि 567 के आसपास की क्लोजिंग है, 625 का इन्होंने लक्ष्य दिया है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, इन पर रखिएगा नजर। आइए नजर रखते हैं नतीजों पर और वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है। वीकेंड आपका बड़ा हेक्टिक रहा होगा, ढेर सारे नतीजे आए हैं। बताइए शुरुआत कैसे करना चाहेंगे, एक एक नतीजे के साथ या फिर पहले दिग्गजों के कि नवीन, अल्ट्राटेक, बंधन, इन सबके रिजल्ट्स आए, जैसा आपका मन हो, शुरुआत कीजिए। सर मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट चालू किया है कि हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो स्टैंड आउट रिजल्ट्स हैं। स्टैंड आउट मतलब कि अच्छे साइड पे, नेगेटिव साइड पे, तो उसमें एक या दो ही होंगे, सो दैट इतने अभी नंबर्स आएंगे तो उसमें से एक दो हट के जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं। तो आज के दिन के लिए सर मेरे लिए जो स्टैंड आउट रिजल्ट है वो नेगेटिव साइड पे बंधन बैंक है क्लियरली। नाउ आपको आई एम श्योर आपकी टीम ने भी सबने नंबर्स बहुत बता दिए हैं इस चीज में। सर मेरा बस इशू इसमें एक ही है कि राइट ऑफ तो चलो ठीक है, 1950 करोड़ का राइट ऑफ हुआ, बट ये Q4 का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये Q1, Q2 में भी अभी और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लग रही है। तो आगे जाके जो कॉल में भी मैनेजमेंट ने बोला कि क्रेडिट कॉस्ट उनका बढ़ेगा, यहाँ से कलेक्शन एफिशिएंसी अप्रैल में हिट हो रही है, वो ऑलरेडी 3 से 4% अप्रैल के मंथ में नीचे है। और मेरे ख्याल में जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है जो वेस्ट बंगाल असम में है वो इवन Q1, Q2 में भी रिस्की है। सर मैं बता दूं आपको कि अभी भी ये मेरे ख्याल में 130-135 रुपए इसका बुक वैल्यू है FY22 का। तो आज भी ये 2.7, 2.8 टाइम्स पे ट्रेड करता है। तो बहुत मतलब सस्ता स्टॉक नहीं है सर, प्राइस टू बुक के हिसाब से भी सस्ता नहीं है। सब ब्रोकर जिसने थोड़ा दे हैव कट देयर अर्निंग्स एस्टिमेट एंड एवरीथिंग, बट मेरे हिसाब से जो Q4 में हुआ वो वन ऑफ नहीं है। अभी Q1 उनके लिए और डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरा सर जहां पे स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग मतलब रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है और रीजनेबल वैल्यूएशंस है, मेरे ख्याल में जीई शिपिंग के नंबर सर अच्छे आए थे। अगर आप Y-on-Y क्वार्टर देखें तो आपको सिर्फ फ्लैट दिखेगा क्वार्टर, बट जो भी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में उनसे मेरे ख्याल में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। रेवेन्यू एक्चुअली सर 40% ऊपर है जो एक्सपेक्टेशन था। प्रॉफिट बहुत सारे एनालिस्ट ने ये देखा था कि हम ये सोचा था कि लॉस करेगा, बट उसके सामने भी कंपनी ने प्रॉफिट किया। और सर इंपॉर्टेंटली क्या हो रहा है, अभी चाइना बहुत ज्यादा जो कमोडिटीज है इंपोर्ट कर रहा है। तो आज के टाइम में अगर इंपोर्ट इस तरीके से चलता रहा और रोज का रोज हम देख रहे हैं कि कभी कोई कमोडिटी बढ़ रहा है, कभी कोई कमोडिटी बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि जो एग्रेसिव चाइनीज इंपोर्ट है वो जो ड्राई बल्क फ्रेट रेट्स को हेल्प करेगा। और इसलिए बहुत लोग बुलिश हो रहे हैं इस कंपनी पे। वैल्यूएशंस की तो हम हमेशा बात करते रहते हैं सर कि ये एक सस्ता स्टॉक है कंपेयर टू व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द मार्केट अराउंड। अभी भी ये 30-40% ग्लोबल पीयर्स है उनसे सस्ता मिलता है। ओके, तो ये स्टॉक्स हैं जिन्होंने दिए हैं आपको बड़े स्टैंड आउट रिजल्ट्स, दोनों ही तरफ अच्छे भी खराब भी। आइए जहां नतीजे अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशंस महंगे हो चुके हैं और वो मानकर चल रहे हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उनके बारे में बताएं। तो सर क्लियरली अल्ट्राटेक सीमेंट्स था। आई नो कि यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बहुत अच्छा रिपोर्ट्स लिखा हुआ है सबने, ये है, बट टू बी ऑनेस्ट सर कि एबिटा अच्छा था, 20% इट वाज हायर कंपेयर्ड टू व्हाट कंसेंसस एस्टिमेट वाज, बट वॉल्यूम भी अच्छे थे। वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम भी मेरे ख्याल में 16% क्वार्टर ऊपर गए। अंबुजा एसीसी वाज 3 to 4%, डालमिया 11% था, तो वॉल्यूम अच्छे थे, एबिटा अच्छा था। इसमें यही हुआ सर कि कॉस्ट कंट्रोल हुआ जिसके कारण नंबर्स अब बहुत अच्छे दिखे आपको। वैल्यूएशंस किसी भी तरीके से सस्ते नहीं है सर। एबिटा पर टन इसका उतना इंक्रीज नहीं हुआ था जितना अंबुजा का हुआ था। सो अगर आप सीमेंट स्पेस में देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक्स, गुड रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट बट एक्सपेंसिव। ग्रैंडवेल नॉर्टन की ज्यादा बात नहीं करूंगा सर, नंबर्स अच्छे थे, सबको पता है, महंगा स्टॉक है। कार्बोरेंडम उसका पेयर है, वो उससे सस्ता है।
but otherwise strong results per expensive valuations for Ultratech and Grindwell. ओके, तो ये अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने। अब बताइए, जहां रिजल्ट्स आपको लग रहे हैं कि थोड़े कम अच्छे हैं या वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो, उस लिस्ट में कौन से हैं? सर कंजम्पशन ही क्लियरली इस बार मिस कर रही है, और कंजम्पशन में कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे हमने आई थिंक ब्रिटानिया के बारे में बात किया था, गोदरेज कंज्यूमर के बारे में बात किया था, टाटा कंज्यूमर के बारे में बात किया था, सॉरी, कंसाई एरोलेक्स। सर आप देखिए कि किस तरीके से ग्रॉस मार्जिन जो है वो क्वार्टर किस तरीके से वो इस तरीके से नीचे आ रहे हैं। आई थिंक मतलब जो कमोडिटी इन्फ्लेशन हो रही है उनका इम्पैक्ट इन पे क्लियरली दिख रहा है, हमें आ रहा है। सर 20%, 19-20% जो एबिटा मार्जिन कंपनी करता था वो कम होकर 14-14.5% रह गया क्वार्टर। सो दिस इज नॉट कि हाँ वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच अ स्ट्रॉन्ग कंपनी। एशियन पेंट्स के नंबर भी आने वाले हैं सर, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से वो रहेंगे, बट अदरवाइज फॉर मी इट वाज अ बिग मिस फॉर कंसाई। चोलामंडलम फाइनेंस सर अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, बट दिस टाइम इट वाज अ मिस, प्रॉफिट 40% नीचे था। खर्चे बढ़ रहे हैं सर, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस 68% बढ़े, ओपेक्स टू एयूएम जो हम बोलते हैं वो 3% था वर्सेस कंपैरिजन 2.5-2.7%। सिक्वेंशियली उन्होंने देखा कि उनके एनपीएस भी इंक्रीज हुए। अगेन सर ये 4 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। सो फॉर मी मिस वाज दीस 2 कंपनीज। मैं जल्दी से सर आपको 2 कंपनीज और बता देता हूं जिनमें मुझे लगता है कि इनलाइन थे बट एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है। सर केमिकल्स हम जितना भी बोले कि केमिकल स्टॉक भाग रहे हैं, कुछ हो रहा है, बट आई थिंक दिस टाइम वी आर सीइंग कि धीरे धीरे से उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन्स कम हुए जा रहे हैं। वही हमने देखा एसआरएफ में, वही हमने देखा दीपक नाइट्राइट में, वही हमने देखा नवीन फ्लोरिन में, और यहाँ पे इनके पास बहुत कम रूम है कुछ भी एरर करने के लिए। सो अगर आप ग्रॉस मार्जिन स्ट्रेंथ देखते हैं, मैं बार बार बोलूंगा एबिटा मार्जिन से ज्यादा ग्रॉस मार्जिन स्ट्रेंथ देखिए। ग्रॉस मार्जिन ट्रेंड देखेंगे तो लास्ट 3-4 क्वार्टर से वो नीचे ही आए जा रहा है। तो नवीन फ्लोरिन के नंबर कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे सर, एबिटा 84 करोड़ वर्सेस 80 करोड़, मार्जिन 25% वर्सेस 26% क्वार्टर। सो इट वाज इन लाइन। अगेन नाउ इट सीम्स दैट थोड़ा सा वो रुकेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। यहाँ डीमार्ट की बात अगेन सर इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ बनिया इन्वेस्टर लाइक मी टू इवन लुक एट इट। रिजल्ट्स इन लाइन थे, Q1 Q2 अगेन प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑलमोस्ट 80% स्टोर्स हैं वो 4 घंटे काम करते हैं, और Q1 इम्पैक्ट होगा। और पैड जो आपको अच्छा दिख रहा है उसमें लोअर डेप्रिसिएशन अदर इनकम है, सो नथिंग ग्रेट अबाउट इट। ओके, तो ये है आपके लिए ये सारे नतीजों का पूरा विश्लेषण आपके लिए। लेकिन कोई ऐसे उम्मीद के मुताबिक क्या खराब नतीजे भी हैं आपकी लिस्ट में? सर वही है सर, मैंने आपको नवीन फ्लोरिन के बताया। आई थिंक जो इनलाइन है और एक्सपेंसिव है नवीन और डीमार्ट। छोटे कंपनीज के नंबर्स आए हैं सर, टेक्सटाइल ने अच्छा किया है बट अगेन उसमें वॉल्यूम कम होता है, तो आप आपकी स्क्रीन पे डाल सकते हो, बट वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। बट स्मॉलर टेक्सटाइल कंपनीज के नंबर्स अच्छे आए थे, पेपर अच्छा नहीं कर रहा। सो एक जो ब्रॉडर ट्रेंड दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पेपर को अभी भी टाइम लग रहा है, चाहे वो सेंचुरी टेक्सटाइल के नंबर्स में देखा हमने, बट टेक्सटाइल एज अ सेगमेंट इज डूइंग वेल। तो ये है आपके लिए रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण देने के लिए। 9:45 पर आज एक खास मुलाकात फिर से है वरिंदर बंसल के साथ। सोमवार है और सोमवार को मिलता है आपको 9:45 पर एक खास स्टॉक, वरिंदर रिसर्च स्टॉक VRS। तैयार रहिए एक बेहतरीन रिसर्च के लिए जो आने के लिए तैयारी में है। आपके लिए 9:45 पर मुलाकात फिर से होगी। आइए तब तक मुलाकात करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए कुछ स्टॉक्स जो रहेंगे एक्शन में उन पर ली जाए राय। वागले साहब, बंधन बैंक नतीजे बेहद कमजोर आए, हर एक पैमाने पे बहुत खराब भी। उम्मीद भी थी, हालांकि शुक्रवार के सेशन में जरूर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के चलते स्टॉक ऊपर आया है। पिछला पूरा हफ्ता खराब था एक्सेप्ट शुक्रवार को। आज गिरना फिर से तय है। लेवल्स बताएं सर, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बाउंस बैक पे बेचना होगा, 305-310 ये लेवल्स मिलते हैं तो ही बेचना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हो। मुझे लगता है ये और इवेंचुअली 270 तक जाना चाहिए, 270 275 तक, लेकिन आपको बेचना है 305 310 320 के ऊपर का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए 300 305 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। सीमेंट शेयरों में भरपूर एक्शन है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने नंबर्स भी दमदार पेश किए। जैन साहब, अल्ट्राटेक सीमेंट और साथ ही आपका पसंदीदा कोई सीमेंट शेयर आज के लिए? बिल्कुल अनिल जी, अच्छे रिजल्ट दिए और सीमेंट स्टॉक्स तो देखिए चलेंगे ही। और देखिए जिस तरीके से कमोडिटीज में आग लगी हुई है
और सीमेंट स्टॉक्स भी बहुत अच्छा कई सालों से कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा डिमांड आउटलुक है इनके लिए। तो मेरी तो लिस्ट बहुत लंबी है अनिल जी, मतलब सीमेंट स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने स्टार्ट सीमेंट रेकमेंड किया हुआ है, श्री दिग्विजय सीमेंट रिसेंटली रेकमेंड किया है, फिर अंजनी पोर्टलैंड को रेकमेंड किया हुआ, और इनफैक्ट आज पिक ऑफ द वीक अभी नहीं कर रहे हैं आज, बट मैंने जो स्टॉक लाया था वो अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट ही था वेरी फ्रैंकली। और अदरवाइज अगर मैं देखूं तो ये जितने भी छोटे सीमेंट कंपनीज है साउथ इंडिया के जो प्लेस है दे आर डूइंग वेरी वेल। सो ओवरऑल आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द सीमेंट स्टॉक्स एंड मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ले रखा है हमारी राय पे, मैंने और हमारे दिग्गज को पैनलिस्ट सब ने ही बारी बारी सब ने स्टॉक्स बताए हैं, तो बिल्कुल होल्ड करके रखे, और जहां पे भी डिक्लाइंस आए उनको खरीदने की कोशिश करें भी, तो मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत रैली बाकी है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये है आपके लिए अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, यहां पर खरीदारी करने का मौका बन सकता है आगे चलते हुए। आइए कुछ और स्टॉक्स है जहां पर फोकस रहना चाहिए। नवीन फ्लोरिन मिले जुले से नतीजे, बहुत अच्छे नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। बंसल जी, नवीन फ्लोरिन के चार्ट देखिए, उम्मीद के मुताबिक नतीजे हैं, क्या करेंगे? देखिए अनिल जी, इसमें शुक्रवार के सेशन में एक सेल ऑफ भी देखने को मिला था, और टेक्निकली एज ऑफ नाउ ये 3330 एक अहम सपोर्ट है। 3370 के अराउंड स्टॉक की क्लोजिंग हुई थी। एक नेगेटिव क्रॉसओवर लीडिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है, प्राइस में भी गिरावट देखने को मिली है। तो मेरा ऐसा मानना है जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है निकल जाना चाहिए, और अगर 3330 के लेवल्स टूटते हैं तब ये जो सेल ऑफ है, ये करेक्शन है प्राइस वाइज, ये इंटेंसिफाई हो सकता है। 3330 के लेवल्स टूटेंगे तब नीचे में 3200 तक स्टॉक फिसल सकता है, और नई खरीदारी के लिए वेट करना चाहिए अनटिल अनलेस एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिले, तभी बाइंग करनी चाहिए। एल्स शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए नवीन फ्लोरिन पर आया। जी शिपिंग, इसने भी बेहद दमदार नतीजे पेश किए, और पिछले हफ्ते ही जी शिपिंग आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था। हिमांशु जी बताएं सर, आज दमदार नतीजे के बाद अब टारगेट क्या रखने चाहिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु एंड टू द एंटायर पैनल। अनिल जी, ऑफ कोर्स देखिए एक अच्छा रनअप लास्ट वीक में स्टॉक ने देखने को मिला, लगभग 22% के गेन्स पिछले हफ्ते स्टॉक ने दिखाए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि एक अच्छा सेटअप है, पोजिशनल तौर से भी ऑल टाइम हाइज के आसपास है स्टॉक। मुझे लगता है एक बार स्टॉक 415-420 रुपए के ऊपर टिकना शुरू करेगा तो यहाँ पर नियर टर्म में 450-480 तक के टारगेट्स आई किए जा सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेटअप है अनिल जी स्टॉक का, और मुझे लगता है कि अगर 370-375 रुपए तक के भाव किसी वजह से यहाँ पर स्टॉक में मिलते हैं तो वहां पर फ्रेश खरीदारी के लिए बहुत ही फेवरेबल रिवॉर्ड टू रिस्क बनता है। विश्वेश जी, चोलामंडलम फाइनेंस वायदा कारोबार का ये शेयर, इसके नतीजे थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। तिमाही दर तिमाही मुनाफा 41% घटकर आया है। चार्ट पर डालिए नजर, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चोला फाइनेंस का एक हैवी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है बिटवीन 500 एंड 580, एंड अगर नंबर्स खराब आए हैं तो मुझे लगता है स्टॉक कैन स्लाइड आउट टिल 510, जो मेरे हिसाब से बहुत पिवटल लेवल होना चाहिए। तो जब तक 580 के ऊपर नहीं जाता है मेरे हिसाब से इसमें नेगेटिव व्यू होना चाहिए। नीचे में 500-510 के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये है आपके लिए चोलामंडलम फाइनेंस पर राय।